आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बेटा मैं आपको बता ही रहा हूँ बेटा कि हमारा जो टॉपिक है चला हुआ है, यानी कि सेकंड ज्योग्राफी के अंदर जो है बेटा हमारा लेसन चला हुआ है प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने जो है प्रवास वाला लेसन जो है स्टार्ट कर दिया था, है ना बेटा। आप सभी का ध्यान चाहूँगा, है ना बेटा, आप सभी ध्यान से पढ़ें। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में लगभग बता दिया था कि प्रवास, है ना बेटा, और प्रवास की जो है परिभाषा, प्रवास की परिभाषा एक तो बोग के शब्दों में और एक संयुक्त राष्ट्र संघ के शब्दों में। समझ में आ गया। प्रवास की परिभाषा जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग क्या करना बेटा, भारत की जो कुल जनसंख्या है इसका लगभग कितना परसेंट भाग, 37% भाग जो है किसके रूप में निवासित था, प्रवासियों के रूप में निवासित था। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। हमारा जो वीडियो में ना, पिछली वीडियो जो हमारी गई हुई है उसमें जो बेटा हमारा लास्ट प्रश्न था उसमें था कि भारत में सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला राज्य बराबर महाराष्ट्र बता दिया मैंने आपको ना। और एक प्रश्न और बताया था मैंने आपको, उसको भी वेरी मोस्ट कर लेना। क्या आएगा बेटा कि भारत में, समझ में आ गया, सर्वाधिक अप्रवासियों की संख्या वाला नगरीय समूह। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां नगरीय समूह बराबर कौन सा आएगा, मुंबई। कौन सा आएगा, मुंबई, महाराष्ट्र की ही राजधानी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ। चलें आगे। अगला जो हमें यहाँ पढ़ना है प्रश्न, तो यहाँ मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ ना कि यार रखना बेटा एक काल आता है उपनिवेश काल। कौन सा आता है, उपनिवेश काल। और उपनिवेश काल में यार रखना बेटा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अंग्रेजों द्वारा यार रखना बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, और विशेषतः बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार से, समझ में आ गया, इन दो राज्यों से यार रखना बेटा भारतीय श्रमिकों को, समझ में आ गया, विदेशों में, कहां पे बेटा, विदेशों में कार्य करने के लिए यार रखना बेटा काई के तौर पर ले जाया गया, श्रमिकों के तौर पर ले जाया गया। बात सुनना ढंग से, है ना, क्या कह रहा हूं ना। तो काई के तौर पर ले जाया गया, श्रमिकों के तौर पर ले जाया गया, समझ में आ गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों को, कैसे भी कह दो, है ना। तो कहां ले जाया गया बेटा, विदेश ले जाया गया, समझ में आ गया। और विदेश की भी बात करें तो जैसे बात करें बेटा, जैसे आ जाता है आपका मॉरिशस, क्या जाता है, मॉरिशस, समझ में आ गया। जैसे आ जाता है आपका कैरिबियन द्वीप, क्या गया, कैरिबियन द्वीप, या कहें तो कैरिबियन जो देश हैं, समझ में आ गया, जिसमें ट्रिनिडाड, मैं बता दूंगा आपको, लिख दूंगा, ट्रिनिडाड वर्ल्ड की कंट्री है इसलिए नाम थोड़े अटपटे हैं, है ना, सुनना ढंग से, ट्रिनिडाड। जैसे आएगा टोबैगो, जैसे क्या आएगा, टोबैगो। जैसे आएगा दक्षिण अफ्रीका, जैसे आएगा फिजी, क्या आएगा बेटा, फिजी। और जैसे आएगा गुयाना, क्या आएगा बेटा, गुयाना, समझ में आ गया। इन देशों में याद रखना बेटा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों को कार्य करने के लिए ले जाया गया। तो यहाँ कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है कि इन्हें कौन से एक्ट या कौन से उत्प्रवास अधिनियम के तहत ले जाया गया, समझ में आ गया। तो उनको याद रखना बेटा भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, समझ में आ गया, ग्रिमिट एक्ट के तहत इन्हें या रखना विदेशों में रोपण कृषि का कार्य करने के लिए ले जाया गया, समझ में आ गया। तो एक तो यहां प्रश्न क्या बना कि कौन से एक्ट के तहत, समझ में आ गया, कौन सा एक्ट था बेटा, ग्रिमिट एक्ट, जिसको भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ग्रिमिट एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत, समझ में आ गया, इसको मैंने समझ में आ गया क्या कह दिया बेटा, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ग्रिमिट एक्ट, समझ में आ गया, जो कि एक समयबद्ध जो क्या है बेटा, एक अनुबंध है। और इस समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत जो है श्रमिकों को याद रखना बेटा प्रवास के तौर पर विदेशों में ले जाया जाता था। वो भी बेटा कौन सा कार्य कराने के लिए, रोपण कृषि में कार्य कराने के लिए। बात समझ में आ गई। तो यहां बात ये आती है कि कौन से कार्य को कराने के लिए यहां से श्रमिकों को ले जाया गया। पहली बात, रोपण कृषि के अंदर, समझ में आ गया, कौन सी कृषि के अंदर, रोपण कृषि के अंदर कार्य करने के लिए श्रमिकों को जो है यहां से ले जाया गया। और कहां कहां की ओर ले जाया गया वो मैं आपको बता दिया, है ना। तो आपको क्या नोटिस करना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, कि कौन से काल में नोटिस करना बेटा यहां से, है ना, कि उपनिवेश काल में। और उपनिवेश काल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा भारत देश जो है बेटा अंग्रेजों के या कहें तो बेटा ब्रिटेन के क्या था, गुलाम था, समझ में आ गया। तो भारत उपनिवेश कहलाता था उस समय, समझ में आ गया। किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का या इंग्लैंड का, क्या था भारत, उपनिवेश, समझ में आ गया। तो उपनिवेश काल में नोट कीजिए बेटा आप सभी, उपनिवेश काल में याद रखना बेटा किनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, किनके द्वारा बेटा, अंग्रेजों द्वारा, समझ में आ गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नोटिस करना आप सभी, है ना। तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों को, किनको बेटा, श्रमिकों को, है ना। और अंग्रेजों द्वारा भी, या कहूं तो बात याद रखना बेटा किनके द्वारा भी, फ्रांसीसियों द्वारा भी, किनके द्वारा भी, फ्रांसीसियों द्वारा भी। और कहूं तो ऑब्लिक एक और लगा देना बेटा, किनके द्वारा भी,
पुर्तगालियों के द्वारा भी। समझ में आ गया? किनके द्वारा भी बेटा? पुर्तगालियों के द्वारा भी। यहां तक समझना है ना। तो क्या उतारना बेटा आपको कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा, साथ में साथ किनके द्वारा बेटा? फ्रांसीसियों द्वारा और पुर्तगालियों के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से या प्रांतों से या राज्यों से किनको बेटा? श्रमिकों को। किनको बेटा? श्रमिकों को, है ना। कहाँ? श्रमिकों को आगे निकालना बेटा। श्रमिकों को मॉरिशस कंट्री का नाम है ना, मॉरिशस के अलावा आगे निकालना बेटा कैरिबियन, कैरिबियन आगे निकालना बेटा कैरिबियन देश या कैरिबियन देशों। कौन कौन से देश हैं कैरिबियन? यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको अब ना। ट्रिनिडाड, ट्रिनिडाड, ये तो एक तो ये आ गया। उसके बाद में आगे लिखना बेटा टोबैगो। क्या लिखना? टोबैगो। क्या लिखना बेटा? टोबैगो, है ना, लिख दिया मैंने आपको टोबैगो। टोबैगो के बाद में आगे लिखना बेटा गुयाना। क्या लिखना बेटा? गुयाना, लिख दिया मैंने आपको, है ना, गुयाना आदि देशों। साथ में साथ याद रखना बेटा कहाँ की ओर? फीजी। फीजी के अलावा आगे लिखना बेटा कहाँ की ओर? दक्षिणी अफ्रीका की ओर। कहाँ की ओर बेटा? दक्षिणी अफ्रीका की ओर। और याद रखना बेटा कौन सा कार्य करने के लिए? रोपण कृषि, रोपण कृषि में कार्य करने हेतु। समझ में आ गया? कौन सी कृषि में कार्य करने हेतु? रोपण कृषि में कार्य करने हेतु। रोपण कृषि में कार्य करने हेतु रखना बेटा कौन से एक्ट के तहत? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम। और भारतीय उत्प्रवास अधिनियम जिसे याद रखना बेटा काई के नाम से भी जाना जाता है, गिरमिट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो ले जाया गया और कौन सा कार्य कराने के लिए ले जाया गया? रोपण कृषि में कार्य कराने हेतु ले जाया गया। और कौन से एक्ट के तहत? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम। याद रखना बेटा कौन से एक्ट के तहत? गिरमिट एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? गिरमिट एक्ट के तहत, गिरमिट एक्ट के तहत ले जाया गया। गिरमिट एक्ट के तहत ले जाया गया। समझ में आ गया? कौन से एक्ट के तहत ले जाया गया? गिरमिट एक्ट के तहत जो है ले जाया गया। अब यहां ये गिरमिट एक्ट क्या है? समझ में आ गया? गिरमिट एक्ट क्या है? समझ में आ गया? गिरमिट एक्ट के बारे में मैं अगर छोटी सी बात यहां लिखूं तो ये याद रखना बेटा एक समयबद्ध, काई बेटा? समयबद्ध अनुबंध कहलाता था। समयबद्ध क्या कहलाता था बेटा? गिरमिट एक्ट जो है एक समयबद्ध अनुबंध के तौर पर होने वाला क्या था? प्रवास था। तो यहां आप सभी प्यारे बच्चों को क्या नोटिस करना है? ध्यान दीजिएगा बेटा कि काल है उपनिवेश काल। कौन सा काल है बेटा? उपनिवेश काल। और उपनिवेश काल का मतलब मैंने आपको बता दिया है ना, जब हमारा भारत देश गुलाम था। समझ में आ गया? ब्रिटेन के या इंग्लैंड के क्या था बेटा? गुलाम था। तो उस समय की कंडीशन को कहें तो बेटा हमारा देश जो है क्या कहलाता था? उपनिवेश कहलाता था। और किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। समझ में आ गया? अब यहां बात ये आती है बेटा कि उपनिवेश काल में, है ना, उपनिवेश काल में इन अंग्रेजों द्वारा या कहें तो बेटा जो आपके ब्रिटेन के जो आपके लोग हैं अंग्रेज लोगों द्वारा या कहूं तो बेटा फ्रांसीसी लोगों द्वारा या कहूं तो बेटा पुर्तगालियों के द्वारा। समझ में आ गया? भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, कहां से भाई? भारत के विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों को याद रखना बेटा काय के तौर पर? मजदूरों के तौर पर या कहूं तो बेटा प्रवासियों के तौर पर। समझ में आ गया? कहूं तो बेटा श्रमिकों के तौर पर ले जाया गया, है ना, प्रवास किया। इनका कहने का मतलब प्रवास कराया गया। कहां से? भारत से। समझ में आ गया? तो इनको याद रखना बेटा, इन श्रमिकों को याद रखना बेटा कहां ले जाया गया? इनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और फ्रांसीसी लोगों के द्वारा। समझ में आ गया? कहां ले जाया गया? मॉरिशस। नोटिस करना बेटा कहां? मॉरिशस। इसके अलावा कैरिबियन देश कौन कौन से हैं? ट्रिनिडाड। कौन सा है बेटा? ट्रिनिडाड, है ना। और ट्रिनिडाड के बाद में आएगा टोबैगो। क्या आएगा बेटा? टोबैगो, है ना। तो एक तो आ गया बेटा ट्रिनिडाड आ गया और दूसरा आ जाएगा टोबैगो, तीसरा आ जाएगा गुयाना। उधर लिखा हुआ मैंने ना, कौन सा जाएगा? गुयाना आ गया। आदि देशों की ओर ले जाया गया। साथ में साथ फीजी और कहां की ओर? दक्षिण अफ्रीका की ओर ले जाया गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां इन श्रमिकों को ले जाया गया, लेकिन कौन सा कार्य कराने हेतु ले जाया गया? ये भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी, है ना। तो यहां प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सा कृषि कार्य कराने हेतु ले जाया गया बेटा? रोपण कृषि के अंदर कार्य कराने हेतु यहां से श्रमिकों को ले जाया गया। समझ में आ गया? कहां की ओर? दोबारा से निकाल देना बेटा, मॉरिशस। कहां की ओर ले जाया गया? मॉरिशस। मॉरिशस के अलावा कैरिबियन देशों में आ जाता है बेटा ट्रिनिडाड आ गया और ट्रिनिडाड के बाद में आ जाता है टोबैगो। क्या जाता है? टोबैगो। और टोबैगो के बाद में गुयाना। इसके अलावा फीजी और कहां की ओर ले जाया गया? दक्षिणी अफ्रीका की ओर ले जाया गया। लेकिन यहां मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, है ना, कि इन श्रमिकों को बेटा यहां से ले जाया गया तो कौन से उत्प्रवास अधिनियम के तहत ले जाया गया? इनको यहां से, समझ में आ गया,
अंग्रेज लोगों द्वारा भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, अधिनियम का नाम सुन लेना ढंग से एक बार, है ना, कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसको याद रखना बेटा कौन से एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गिरमिट एक्ट, जो कि एक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? काय के अंतर्गत आता है? समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आता है। और इस समयबद्ध अनुबंध वाला जो आपका कौन सा एक्ट है, गिरमिट एक्ट है। इसी गिरमिट एक्ट के अंतर्गत, समझ में आ गया, भारतीय श्रमिकों को जो है कहां ले जाया गया बेटा? विदेशों की ओर ले जाया गया। और कौन सा कार्य कराने हेतु ले जाया गया? रोपण कृषि का कार्य कराने हेतु ले जाया गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? तो ये उपनिवेश काल में, समझ में आ गया, ये क्या है बेटा? उपनिवेश काल में भारतीय श्रमिकों का क्या कराया गया? अंग्रेज लोगों, फ्रांसीसी लोगों और किनके द्वारा? पुर्तगाली लोगों द्वारा क्या कराया गया? जो है बेटा प्रवास कराया गया। समझ में आ गया? तो यहां याद रखना बेटा, मैं दोबारा से आपको कह देता हूं कि उपनिवेश काल में याद रखना बेटा, प्रश्न ये बन जाता है कि उपनिवेश काल में, बना लेना आप भी, है ना, कि कौन से काल में बेटा? उपनिवेश काल में, मैं बना रहा हूं आपको, है ना, उपनिवेश काल में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों व किनके द्वारा बेटा? उपनिवेश काल में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों व किनके द्वारा बेटा? पुर्तगालियों के द्वारा। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा श्रमिकों को कहाँ की ओर प्रवास कराया गया? कहाँ की ओर प्रवास कराया गया, या यूं लिख देना कहाँ की ओर भेजा गया? कहाँ की ओर भेजा गया? ये लो साहब प्रश्न बन गया ना। तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय श्रमिकों को समझ में आ गया, प्रवास के तौर पर कहां भेजा गया? विदेशों में भेजा गया। और विदेशों में भी कहां भेजा गया? मैंने आपको पहले बता दिया। ऊपर वाला जो प्रश्न है इसको आप ढंग से पढ़ लेना आंसर को, है ना। तो कहां की ओर भेजा गया? याद रखना बेटा मॉरिशस, समझ में आ गया। इसके अलावा याद रखना बेटा कैरिबियन देश। कौन से देश? कैरिबियन देश, जिसमें आ जाता है ट्रिनिडाड आ गया, और ट्रिनिडाड के बाद में आ जाता है टोबैगो, टोबैगो के बाद में आ जाता है बेटा आपका गुयाना। कौन सा आ जाता है? गुयाना। इसके अलावा फिजी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों की ओर भेजा गया। बन गया आंसर, बन गया बेटा, है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न लिखिए, क्या प्रश्न लिखना है कि याद रखना बेटा इन श्रमिकों को कौन से कार्य हेतु भेजा गया? समझ में आ गया? तो अगला प्रश्न मैं बना रहा हूं बेटा, यहां लिखिएगा कि उपनिवेश काल में, कौन से काल में बेटा? उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा, किनके द्वारा बेटा? अंग्रेजों द्वारा इन श्रमिकों को किस कार्य हेतु भेजा गया? किस कार्य हेतु भारत से प्रवास कराया गया है? कैसे भी लिख लो, बात एक है ना। तो किस कार्य हेतु बेटा कहां से? भारत से क्या कराया गया? इन श्रमिकों का प्रवास कराया गया, है ना, प्रवास कराया गया, है ना। तो बेटा कौन से कार्य हेतु? इसी में आंसर छिपा हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे आया था रोपण कृषि, बोलो आया था कि नहीं आया था? तो याद रखना कि अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा इन श्रमिकों का, है ना बेटा, भारत से इन श्रमिकों को कहें तो प्रवास कराया गया, भारत से इन श्रमिकों को ले जाया गया विदेशों की ओर। समझ में आ गया? और क्यों ले जाया गया, कौन से कार्य हेतु ले जाया गया, तो उसका भी आंसर अब आपको यहाँ निकालना है। तो निकाल देना बेटा, कौन सा कृषि कार्य हेतु? रोपण कृषि कार्य में संलग्न हेतु। समझ में आ गया? रोपण कृषि कार्य में क्या हेतु? संलग्न हेतु। समझ में आ गया? यानी कि कौन सा कार्य करने हेतु? रोपण कृषि के अंदर क्या करने हेतु? कार्य करने हेतु। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? अच्छा साहब, ये जो यहां अगला प्रश्न बना रहा हूं मैं आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से, है ना। तो इसके अंदर अगला प्रश्न क्या बनेगा? जो भारतीय मजदूरों का या भारतीय श्रमिकों का, समझ में आ गया, भारत के इन राज्यों से अंग्रेज लोग इनको क्या करा के ले गए? प्रवास कराकर ले गए। तो ये कौन से एक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आता था, है ना? कौन से अधिनियम के अंदर, या कौन से उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत जो है ये प्रवास होता था? समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा उपनिवेश काल में, अगला प्रश्न बना दो भले ही, मैं लिख रहा हूं मैं आपको, उपनिवेश काल में होने वाला यह प्रवास, उपनिवेश काल में होने वाला यह प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? गिरमिट एक्ट। देख रहा है ना आपको? देख रहा बेटा, है ना। गिरमिट एक्ट नामक
नामक क्या बेटा समयबद्ध काय के अंतर्गत आता था, अनुबंध के अंतर्गत आता था। समझ में आ गया, नामक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आता था। यहां तक उतारो है ना। तो 3 प्रश्न बन गए बेटा। कितने प्रश्न बन गए? 3 प्रश्न बन गए। 3 प्रश्न कैसे कैसे बन गए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा, समझ में आ गया, याद रखना बेटा। यानी कि जो हमारे भारत से जो श्रमिक ले जाए जाते थे, इनको कहाँ की ओर भेजा गया? इनको कहाँ की ओर भेजा गया? तो कहाँ की ओर भेजा गया? मॉरिशस, कैरिबियन देशों। आगे देखो बेटा, कैरिबियन देश कौन कौन से हैं? एक तो आ गया बेटा ट्रिनिडाड आ गया, और ट्रिनिडाड के बाद में आ गया टोबैगो, टोबैगो के बाद में उधर से देख लेना बेटा गुयाना आ गया, या फिजी, या कहें तो बेटा दक्षिणी अफ्रीकी देशों की ओर भेजा गया, दक्षिणी अफ्रीका की ओर भेजा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। उसके बाद में अगला प्रश्न ये बना था हमारा कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा इन श्रमिकों को कौन से कार्य हेतु भारत से ले जाया गया? समझ में आ गया। तो कौन से कार्य हेतु बेटा इन्हें भारत से ले जाया गया? रोपण कृषि कार्य हेतु इन्हें यहाँ से ले जाया गया। समझ में आ गया। यानी कि इनको वहां कौन से कार्य में लगाया गया? रोपण कृषि कार्य के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों को, या कहें तो बेटा भारत से जो मजदूर ले जाए गए, समझ में आ गया, इनको जो है बेटा वहां जाकर के कौन से कार्य में लगा दिया गया? रोपण कृषि कार्य में लगा दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा बेटा, उसके बाद में अगला जो मैंने आपको प्रश्न बनाया है कि भारतीय श्रमिकों का या भारतीय मजदूरों का, समझ में आ गया, यहां से जो ये प्रवास हुआ, यानी अंग्रेज लोग जो प्रवास कराकर यहां से ले गए, तो ये प्रवास जो है कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है? समझ में आ गया। तो ये एक्ट का नाम पड़ेगा बेटा भारतीय, और इसको मोस्ट कर देना, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम। ये लिख दिया मैंने आपको ना। तो क्या लिखा मैंने आपको बेटा कि उपनिवेश काल में होने वाला यह प्रवास, समझ में आ गया, कौन से एक्ट के तहत? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट नामक किसके अंदर? नामक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आता था। यानी कौन से एक्ट के जरिए, समझ में आ गया, कौन से एक्ट के जरिए यह प्रवास जो है होता था? तो कौन से एक्ट के जरिए होता था यह प्रवास? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसको क्या कहा जाता है? गिरमिट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक क्या है? समयबद्ध अनुबंध है। समझ में आ गया। समय के अनुसार क्या है? एक समझौता है। समझ में आ गया। समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत जो है यह हमें क्या देखने को मिलता था बेटा? प्रवास देखने को मिलता था। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया। तो ये आपको बिल्कुल जो है यहां मैंने आपको जो उतारा हुआ है ना ब्लैक बोर्ड पर, ये सारा चीज जो है आपको जो क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से आगे चले भाई, आगे देखिए बेटा, है ना। तो यहां अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि बेटा भारत से होने वाला उत्प्रवास, भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के, लिख लीजिए भले आप प्रश्न, है ना। तो भारत से होने वाला क्या बेटा? उत्प्रवास। भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है ना? भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? ये प्रश्न है बेटा हमारा अगला ना। तो प्रश्न को नोटिस कीजिए आप सभी कि भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है ना। मैं भी बना देता हूं प्रश्न आपको, आपने तो लिख लिया होगा शायद, है ना। तो लिखना बेटा भारत से होने वाला उत्प्रवास, भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने, भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? ये प्रश्न बेटा आपका ना। तो भारत से होने वाला उत्प्रवास जो है यहां आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है बेटा कि कितने देशों में फैला हुआ है ना। कितने देशों में फैला हुआ है? तो यहां आएगा देशों की संख्या बराबर आएगी बेटा 110। कितनी आएगी? 110। कितनी आएगी भाई? 110। तो देखिए बेटा भारत से होने वाला उत्प्रवास जो है विश्व के लगभग, लिख देना बेटा, कितने देशों में फैला हुआ है? 110 देशों में, है ना। और 110 देशों में याद रखना बेटा उत्प्रवास के तौर पर भारत से, है ना, लगभग कितने करोड़ व्यक्तियों ने? 2 करोड़ व्यक्तियों ने। कितने व्यक्तियों ने बेटा? 2 करोड़ व्यक्तियों ने, है ना। 2 करोड़ व्यक्तियों ने लगभग विश्व के 110 देशों में क्या किया है? उत्प्रवास किया है। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख देना। समझ में आ गया। तो प्रश्न सीधा सीधा है बेटा, है ना, कि प्रश्न क्या कह रहा है? दोबारा सुन लीजिए कि भारत से होने वाला उत्प्रवास, है ना, भारत ये रहा आपका ना, और भारत से लोग जो हैं विभिन्न कारणों से भारत से लोगों ने क्या किया बेटा? विश्व के अन्यत्र देशों की ओर क्या किया? गमन किया। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है उत्प्रवास। क्या कहलाता है? भारत से होने वाला उत्प्रवास। समझ में आ गया। भारत से होने वाला उत्प्रवास। जैसा कि इधर देखो, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक और खुद बनाते हुए रेखा मानचित्र का प्रयोग करता हूँ, है ना बेटा। जैसे मान लो बेटा ये हो गया भारत। क्या हो गया भाई? भारत, ठीक है ना।
अब यहाँ प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत से होने वाला क्या बेटा, उत्प्रवास, भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के लगभग कितने देशों में फैला हुआ है ना। भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है। तो भारत से लोग जो हैं, मैं कह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कहाँ भी चले जाते हैं, भारत से उत्प्रवास याद रखना, है ना, इंग्लैंड भी हो गया, जर्मनी भी हो गया, फ्रांस भी हो गया, स्पेन भी हो गया, समझ में आ गया, अमेरिका भी हो गया, समझ में आ गया। या भारत से याद रखना बेटा, ऐसे ही लोग जो हैं विभिन्न कारणों से विश्व के अन्यत्र देशों में क्या हो चुके हैं, निवासित हो चुके हैं, गमन कर चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं, समझ में आ गया। तो भारत से तो ये क्या कहलाएगा, उत्प्रवास ही कहलाएगा। भारत से तो ये क्या कहलाएगा बेटा, उत्प्रवास ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से स्थान जो लोग छोड़कर जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, यहाँ से उत्प्रवासी, क्या कहलाएंगे, उत्प्रवासी। और होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, उत्प्रवास, क्या कहलाएगी जी। स्थान जब छोड़ के जाता है तो उसको तो कहते हैं उत्प्रवास, लेकिन स्थान छोड़कर जाने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को इस स्थान पर क्या कहते हैं, उत्प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रवासी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे। तो इसका मतलब भारत से याद रखना बेटा, विभिन्न कारणों से लोगों ने लगातार क्या किया है बेटा, उत्प्रवास किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत से होने वाला, है ना बेटा, भारत से होने वाला उत्प्रवास जो है वर्ल्ड के कितने देशों में फैला हुआ है, समझ में आ गया। और इसी उत्प्रवास के तौर पर, है ना, भारत से जो ये उत्प्रवास हुआ है, कहां की ओर हुआ है, वर्ल्ड के विभिन्न देशों की ओर हुआ है, समझ में आ गया। इसमें लगभग याद रखना बेटा, भारत से कितने कितने करोड़ व्यक्तियों ने, लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों ने, समझ में आ गया, लगभग कितने बेटा, लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों ने क्या किया है, उत्प्रवास किया है। और विश्व के अन्यत्र देशों में ये क्या कर चुके हैं बेटा, गमन कर चुके हैं, काय के तौर पर, उत्प्रवास के तौर पर। इसका मतलब तो सीधा सीधा निकाल दिया बेटा, भारत से होने वाला उत्प्रवास विश्व के कितने देशों में, 110 देशों में। कितने देशों में बेटा, 110 देशों में उत्प्रवास जो है देखने को मिलता है, या कहें तो उत्प्रवास फैला हुआ है, समझ में आ गया। इसके अलावा बात करें तो इसी उत्प्रवास के तौर पर भारत से लगभग अपना बेटा जो 110 देशों में उत्प्रवास हुआ है भारत से, है ना, इसमें भारत से लगभग कितने करोड़ व्यक्ति, 2 करोड़ व्यक्ति जो है उत्प्रवास के तौर पर विश्व के लगभग कितने देशों में, 110 देशों में जाकर के क्या है बेटा, फैल चुके हैं। आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत आई यहां तक उतार लेना बेटा ना। इसके बाद में अगला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं अपन, है ना बेटा। अगला प्रश्न हमारा है सीधा सीधा बेटा कि सन 2011 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या, सन 2011 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही। प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए बेटा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, या कहूँ तो ये इसी में ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यार रखना बेटा कहाँ पे, भारत में, है ना, सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही, किस देश के किन की रही, प्रवासियों की रही। यह है प्रश्न, उतार लो बेटा एक बार, है ना। तो सन 2011 में, या सन 2011 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही, सीधा सीधा प्रश्न है ना। कि सन 2011 की जब जनगणना हुई तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना बेटा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, कहां पे बेटा, भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश से आने वाले किनकी रही, प्रवासियों की रही। समझ में आ गया। अब पड़ोसी देशों की बात करूंगा तो पड़ोसी देशों में देखना बेटा, एक तो आगे बेटा आपका यहां से निकालें तो एक तो आ जाएगा बेटा आपका, सीधा सीधा निकालते हैं, एक तो आ जाता है श्रीलंका, क्या जाता है बेटा, श्रीलंका आ गया। उसके बाद आ जाता है बेटा नेपाल, है ना, नेपाल के बाद में आगे निकालें तो ऊपर आगे बेटा पाकिस्तान, कौन सा आ गया, पाकिस्तान। और सबसे ऊपर निकालें तो आ जाता है बांग्लादेश, कौन सा आ जाता है बेटा, बांग्लादेश, है ना। भारत के ये हैं बेटा पड़ोसी देश, क्या है बेटा, पड़ोसी देश, है ना। और यहाँ मैं आपको एक आंकड़ा लिख रहा हूँ, 53 और 099, यानी कि 53.63 लाख, 53 पॉइंट कितना, 63 लाख लगभग। मैं बता दूंगा आपको इनसे हमारा क्या मतलब निकलेगा, समझ में आ गया। लेकिन यहां मैंने आपको 4 पड़ोसी देश निकाले हुए हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, समझ में आ गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, समझ में आ गया। यहाँ 4 देश मैंने आपको निकाले हुए हैं ना। और लगभग यार रखना बेटा
इन देशों से याद रखना जो प्रवास हुआ है ना, इन देशों से, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन भारत के पड़ोसी देशों से है ना, क्या कहें तो बेटा भारत में जो प्रवास के तौर पर जो लोग आए हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 53.63 लाख। समझ में आ गया? भारत के कहां से बेटा? पड़ोसी देशों से। समझ में आ गया? काई के तौर पर, प्रवास के तौर पर जो लोग कहां पे आए हुए हैं? हमारे भारत देश में आए हुए हैं। उनकी संख्या कितनी है? 53.63 लाख। एक तो ऐसे कह देना, चाहे पूरा निकालना चाहे तो 53,63,099। समझ में आ गया? 53,63,099। समझ में आ गया? यानी कि लगभग कितना हो गया? लगभग 53.63 लाख। समझ में आ गया? लोगों ने यार रखना बेटा काय के तौर पर, प्रवास के तौर पर कहां प्रवेश किया? हमारे भारत देश में है जो क्या किया बेटा? प्रवास किया। समझ में आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें से सर्वाधिक यार रखना बेटा प्रवास के तौर पर जो लोग आए हुए हैं, समझ में आ गया? जो सर्वाधिक लोग आए हुए हैं प्रवास के तौर पर कौन से देश में? हमारे भारत देश में। वो कहां से आए हुए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। कितने हैं? नोटिस करना, 27.47 लाख। कितना है बेटा? 27.47 लाख आ गया। उसके बाद में पाकिस्तान से लगभग कितने लोग जो है बेटा प्रवास के तौर पर भारत आए? समझ में आ गया? 9.18 लाख। कितने आगे बेटा? 9.18 लाख। नेपाल से कितने आए बेटा? यहाँ निकालना 8.10 लाख लोगों ने प्रवास के तौर पर कहां प्रवेश किया? भारत में प्रवेश किया। बस समझ में आ गई? क्रम से याद रखना बेटा इनको, है ना। आगे निकालिए श्रीलंका। श्रीलंका से निकालेंगे तो आ जाता है बेटा 1.98 लाख। समझ में आ गया? लोगों ने प्रवास के तौर पर बेटा कहां प्रवास किया? भारत में प्रवास किया। दोनों बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? और कुल मिला के पड़ोसी देशों से जो प्रवास हुआ वहां से कितने लाख व्यक्ति? बताओ बेटा। 53.63 लाख व्यक्तियों ने प्रवास के तौर पर याद रखना बेटा भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से कहां की ओर प्रवास किया? भारत की ओर प्रवास किया। समझ में आ गया? कितने? 53.63 लाख व्यक्तियों ने, समझ में आ गया, प्रवास के तौर पर कहां प्रवास किया? समझ में आ गया? प्रवासियों के तौर पर कहां पे आए? भारत देश में आए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक उतारो आप एक बार बेटा, ना। तो हमारा क्या टॉपिक था बेटा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के? समझ में आ गया? भारत में सर्वाधिक संख्या जो है किस देश के प्रवासियों की रही? प्रश्न में तो केवल एक ही पूछना चाह रहा है, एक ही देश का नाम पूछना चाह रहा है, वो आएगा बांग्लादेश। सबसे टॉप में कौन सा रहा? बांग्लादेश। सबसे ऊपर कौन सा रहा? बांग्लादेश। और यहां से आए हुए प्रवासियों की संख्या कितनी है? 27.47 लाख। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया? दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? पाकिस्तान। कौन सा आ रहा है बेटा? पाकिस्तान। यहां से आने वाले प्रवासियों की संख्या कितनी है भारत में? 9.18 लाख आ गया। उसके बाद में नेपाल से कितने लाख प्रवासी लोग जो है भारत आए? बोलो बेटा। यहां जाएगा आपका 8.10 लाख आ गया। उसके बाद में सबसे नीचे निकाले तो आ जाता है श्रीलंका। कौन सा जाता है बेटा? सबसे नीचे बात करें तो आ जाता है श्रीलंका। समझ में आ गया? और श्रीलंका से याद रखना बेटा कितने? 1.98 लाख व्यक्तियों ने क्या किया बेटा? प्रवास किया। कहां की ओर प्रवास किया? भारत की ओर प्रवास किया। यानी कि लगभग याद रखना बेटा इन विभिन्न पड़ोसी देशों से, समझ में आ गया, विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत में, समझ में आ गया बेटा, लगभग कितने लाख व्यक्तियों ने? 53.63, या इसको पूरा निकालना चाहें तो क्या निकालोगे कि 53,63,099 आ जाएगा। लाख व्यक्तियों ने भारत की ओर काय के तौर पर, प्रवासियों के तौर पर भारत में क्या किया? प्रवास किया। समझ में आ गया? यहां तक उतार लीजिए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, है ना। तो सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो यहां निकाल देना बेटा आप, किसकी रही? बांग्लादेश की रही। और बांग्लादेश से कितनी रही बेटा? 27 पॉइंट कितनी रही? 47 लाख रही। यहां तक जो है आप उतारें बेटा, है ना। यहां तक कंप्लीट उतार लें। उसके बाद में मैं आपको बता दूं बेटा सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या रही है, आ जाएगा। और कितने लाख प्रवासियों ने? 53.63 लाख प्रवासियों ने क्या किया? भारत की ओर प्रवास किया। कहें तो भारत की ओर ये काय के तौर पर आए, आप्रवासियों के तौर पर आए। बात एक ही है, समझ में आ गया? काय के तौर पर आए बेटा, आप्रवासियों के तौर पर आए। इसके बाद में अगला है बेटा हमारा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं। आप उतार लेना, मैंने तो ये उतार दिया आपको, आप उतार लेना, कवर करना है ना बेटा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, अगला जो मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ना, कि उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां से उत्तर प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। शायद मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी होगी ना, उतार लेना आप। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं क्या लिखना है आपको, ना, कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्यों से, है ना। कौन कौन से? अंडरलाइन कर देना, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन दोनों राज्यों से याद रखना बेटा काय की संख्या सर्वाधिक रही? उत्तर प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक रही। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य जहां से उत्तर प्रवासियों की, जहां से किसकी बेटा? उत्तर प्रवासियों की संख्या
सर्वाधिक रही, जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक रही। मैंने आपको पहले बता दिया है ना, अगर लोग जो है यार रखना बेटा अपने रोजगार के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर कहीं सर्वाधिक अपना स्थान छोड़कर जा रहा है, समझ में आ गया, उत्प्रवासियों आ रहा है ना, उत्प्रवासियों, तो उत्प्रवासियों मतलब अपना मूल स्थान छोड़कर जा रहा है, तो वो दो राज्य केवल कौन से निकल के आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जहां से यार रखना बेटा जो कहे तो बेटा श्रमिक जो है काय की प्राप्ति के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए, लोग जो है काय की प्राप्ति के लिए बेटा, रोजगार की प्राप्ति के लिए लगातार याद रखना बेटा अन्य राज्यों की ओर या कहें तो बेटा अन्यत्र देशों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो उत्प्रवासियों की संख्या वाला, समझ में आ गया, सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या किन दो राज्यों से रहती है, बोलो, सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या जो है याद रखना बेटा उत्तर प्रदेश और कहां से रहती है, बिहार से रहती है। समझ में आ गया। जैसे इधर देखो बेटा, ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पास में हो गया बेटा बिहार, यहां हो गया इन दो राज्यों से, इन दो राज्यों से, समझ में आ गया। भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार लोग जो है क्या करते हैं, गमन करते हैं, या भारत के विभिन्न राज्यों में लोग जो है लगातार काय की प्राप्ति के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, गमन करते हैं या कहें तो प्रवास करते हैं। समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया ना मैं आपको कि मूल स्थान जहां से लोग जो है अपने स्थान को छोड़ करके जाते हैं वहां तो ये कहलाते हैं उत्प्रवासी, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, समझ में आ गया। और जिस स्थान पर जा करके ये क्या करते हैं बेटा, रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो वहां उस क्षेत्र में ये कहलाते हैं आप्रवासी, या जो क्रिया होती है उसको कहते हैं आप्रवास। समझ में आ गया। क्रिया जो होती है उसको तो कहते हैं आप्रवास, लेकिन जब ये जा करके वहां रहना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, किसी कौन से स्थान पर, किसी अन्यत्र या कहें तो बेटा किसी दूसरे स्थान पर जब जाकर के ये रहना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो उस स्थान पर ये कहलाते हैं आप्रवासी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया। लेकिन जिस स्थान को छोड़कर ये क्या करते हैं बेटा, जाते हैं, है ना, या कहें तो बेटा मूल स्थान जिसको ये छोड़कर जाते हैं, उस मूल स्थान पर ये क्या कहलाते हैं, उस मूल स्थान पर ये जो है उत्प्रवासी कहलाते हैं, और होने वाली क्रिया जो है क्या कहलाती है, उत्प्रवास। बात समझ में आ गई। तो यहां देखना बेटा उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जहां से उत्प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो यहां प्रश्न बन जाता है आपको, है ना, कि किन दो राज्यों से उत्प्रवासियों की संख्या जो है कैसी है बेटा, सर्वाधिक है। किन दो राज्यों से, समझ में आ गया, उत्प्रवासियों की संख्या जो है क्या है बेटा, सर्वाधिक है ना। तो उत्प्रवासियों की संख्या जो सर्वाधिक है, ऐसे दो राज्य बराबर कौन कौन से हैं बेटा, उत्तर प्रदेश और एक कौन सा है बेटा, बिहार। समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला यहां तक उतार लिया हो तो बेटा ना, अगला ऑप्शन नोटिस कीजिए कि प्राचीन काल में भारत में किन किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का, मैं लिख रहा हूं यहां पे आपको ना, कि कौन से काल में बेटा, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, आगे उतारना बेटा, भारत में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन, प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, किन क्षेत्रों से भारत में, उतारो यहां तक बेटा, कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से भारत में आप्रवासियों का आगमन, किन क्षेत्रों से भारत में किनका बेटा, लोगों का क्या हुआ बेटा, आप्रवास। क्या हुआ भाई, आप्रवास हुआ। तो यहां प्रश्न हमारा सीधा सीधा है बेटा कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, समझ में आ गया, लोगों का काय के रूप में बेटा, आप्रवास के रूप में क्या हुआ बेटा, आगमन हुआ, है ना। ऐसे उतार लीजिए, चाहे मैं आप दोबारा बता रहा हूं आपको, ऐसे उतार लेना है बेटा कि प्राचीन काल में भारत में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन प्रमुख रूप से हुआ, है ना। तो क्या प्रश्न बना लेना बेटा कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन, आप्रवासियों का आगमन, ऐसे बना लेना ना, आप्रवासियों का आगमन, आप्रवासियों का आगमन कैसे रूप से हुआ, प्रमुख रूप से हुआ। समझ में आ गया, कैसे रूप से हुआ बेटा, प्रमुख रूप से हुआ। यहां तक उतार लो बेटा। देखिए बेटा आगे, यहां आंसर हमें निकालना है कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, है ना, आप्रवासियों का आगमन हुआ। किन का आगमन हुआ, आप्रवासियों का आगमन हुआ। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, और प्राचीन काल में याद रखना बेटा किन क्षेत्रों से, किन क्षेत्रों से, समझ में आया क्या, कहां आप्रवासियों का जो है आगमन हुआ, और प्रमुख रूप से जो है आगमन हुआ। याद रखना बेटा कहां कहां से हुआ, है ना, कहां कहां से, है ना, कहां कहां से, प्राचीन क्षेत्र कौन कौन से हैं,
या रखना, एक तो आएगा इसमें पश्चिमी एशिया, क्या आएगा बेटा, पश्चिमी एशिया, है ना। एक आएगा इसमें मध्य एशिया, एक क्या आएगा बेटा, मध्य एशिया, और एक और आएगा एशिया का भाग बराबर बनेगा जिसे कहेंगे अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया। समझ में आ गया। यहाँ एक तो निकाला हमने मध्य एशिया, समझ में आ गया, एक निकाला हमने पश्चिमी एशिया, एक निकाला हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया। से याद रखना बेटा प्राचीन काल में, समझ में आ गया। से कहां से बेटा, कौन से काल में, प्राचीन काल में। याद रखना बेटा आप्रवासियों के तौर पर बराबर क्या हुआ, आगमन हुआ। ये रहेगा आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। तो दोबारा प्रश्न को सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्रश्न क्या रहा था आपका ना। तो प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, है ना, प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, ऐसे उतार लेना जैसे मैं बोल रहा हूं आपको प्रश्न को, ना। तो क्या प्रश्न बनाना बेटा कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का, है ना बेटा, किन का बेटा, आप्रवासियों का, आ रहे हैं, अन्यत्र क्षेत्रों से आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन प्रमुख रूप से हुआ। समझ में आ गया। यह है प्रश्न आपका, ऐसे बनाना प्रश्न को, समझ में आ गया। और आंसर क्या करोगे कि प्राचीन काल में याद रखना बेटा जिन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन हुआ प्रमुख रूप से, समझ में आ गया, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आंसर में लिख देना बेटा कहां कहां से। एक तो आएगा मध्य एशिया, क्या आएगा बेटा, मध्य एशिया। उसके बाद में कॉमा लगाना, क्या लगाओगे, क्या लिखोगे बेटा आगे, पश्चिमी एशिया। उसके अलावा कौन सा और एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया से प्राचीन काल में आप्रवासियों का प्रमुख रूप से बराबर क्या होता है, आगमन होता है, जो कि मैंने आपको लिख दिया है यहां, देख लेना बेटा एक बार, है ना। ये रहा मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, एवं कौन सा एशिया बेटा, एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। एशिया से कौन से काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में आप्रवासियों का, किनका बेटा, प्राचीन काल में आप्रवासियों का, है ना, आप्रवासियों का, आप्रवासियों का प्रमुख रूप से, आप्रवासियों का कैसे रूप से बेटा, प्रमुख रूप से लिख देना, क्या होता है बेटा, आगमन होता है। क्या होता है बेटा, आगमन होता है। यहां तक उतारो एक बार। तो देखिए बेटा, तो प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, है ना बेटा, आप्रवासियों का जो है आगमन होता है। तो यहां रखना प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से आप्रवासियों का आगमन होता है बेटा। एक तो आ जाएगा आपका मध्य एशिया, कौन सा जाएगा बेटा, मध्य एशिया। उसके बाद में पश्चिमी एशिया, और एशिया का ही कौन सा भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया से आप्रवासियों का प्रमुख रूप से क्या होता है, आगमन होता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। चले आगे, है ना बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गया। एक एक चीज जो है मैं आपको खोल करके समझा रहा हूं, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आवे, कोई टॉपिक जैसे आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, तो आप जैसे आप ऑलरेडी पूछते चले हुए आ रहे हैं ना बाई कमेंट, समझ में आ गया, बाई कमेंट आप पूछें। समझ में आ गया। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, समझ में आ गया, चाहे भले ही मैं आपको यहाँ से, चाहे मैं जैसे मैसेज वगैरह कभी देखने में मैं डिले हो जाता हूँ, तो चाहे भले डिले ही आपको आंसर आए, लेकिन आपको आंसर मैं सेंड करूंगा। समझ में आ गया। आपको संतुष्टि दी जाएगी। समझ में आ गया। लेकिन फिर भी हम यहाँ इतनी कमजोरियां छोड़कर नहीं चल रहे हैं कि हम कमजोरियों को ही सॉल्व करने में लग रहे हैं। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना बेटा। तो क्या कहा मैंने आपको कि प्राचीन काल में किन क्षेत्रों से, ये क्षेत्र निकाल देना है ना, कहां कहां से बेटा। एक तो मध्य एशिया वाला भाग है, एक पश्चिमी एशिया है बेटा, एक कौन सा एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। समझ में आ गया। इनसे, समझ में आ गया, इन क्षेत्रों से प्राचीन काल में रखना बेटा काय के तौर पर, आप्रवासियों के तौर पर बराबर क्या देखा जाता है, क्या देखा जाता है बेटा, आवागमन देखा जाता है। समझ में आ गया। कहें तो आप्रवास देखा जाता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। चलें आगे। अगला देखना बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को, है ना, कौन से अधिनियम को, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को, मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रश्न अगला आपको, है ना, कि ध्यान देना बेटा। प्रश्न क्या है आपका कि उपनिवेश काल में, कौन से काल में बेटा, उपनिवेश काल में, उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। यह है बेटा आपका प्रश्न। समझ में आ गया। और शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि भारत से जिन श्रमिकों को अंग्रेजों द्वारा, है ना, विश्व के अन्यत्र देशों में ले जाया गया। समझ में आ गया।
विदेशों में ले जाया गया उनको कौन से एक्ट के तहत? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम। और मैंने आपको पहले बताया था कौन सा एक्ट बनेगा? गिरमिट एक्ट। कौन सा बनेगा? गिरमिट एक्ट। समझ में आ गया? तो यहां प्रश्न क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार, है ना, कि उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था, है ना? तो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को कौन से काल में, कौन से काल में बेटा? इधर देखो ये लिख रखा है ना, कौन से काल में? उपनिवेश काल में काई के नाम से जाना जाता था। तो लिख देना बेटा, एक्ट का नाम बनेगा गिरमिट एक्ट। क्या नाम बनेगा बेटा? गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता था। यहां तक उतार लीजिए बेटा ना, गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? ये आ जाएगा बेटा आंसर बराबर गिरमिट एक्ट। क्या जाएगा भाई? गिरमिट एक्ट। अच्छा साहब, लिख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, अगला प्रश्न बना लीजिए भले आप, समझा मैं दूंगा आपको, है ना, कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है? प्रश्न बनाना एक बार, है ना। तो क्या प्रश्न बनाया बेटा? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है ना? तो भारतीय उत्प्रवास लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं तब तक मैं यहां से क्लियर कर देता हूं ब्लैक बोर्ड को, है ना बेटा। तो क्या प्रश्न लिखना है आपको कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है? समझ में आ गया? भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कौन सा एक्ट क्या है? गिरमिट एक्ट क्या है? मैं बना रहा हूं यहां पे प्रश्न, ना, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कौन सा एक्ट बेटा? गिरमिट एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट क्या है? कौन सा एक्ट क्या है? गिरमिट एक्ट क्या है? यहां तक जो है आपको प्रश्न उतारना है ना बेटा। इसका आंसर मैं आपको हालांकि पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां लिख देता हूं, ना। तो याद रखना बेटा कि वही काल आ जाता है, कौन सा काल? उपनिवेश काल। कौन सा काल बेटा? उपनिवेश काल, है ना। और इस उपनिवेश काल में, ठीक है, किनके द्वारा? मैंने आपको पहले बताया था बेटा, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। या कहूँ तो बेटा यहाँ बात आ जाती है, किनकी भी आ जाती है? फ्रांसीसियों की। किनकी आ जाती है बेटा? फ्रांसीसियों की। यही बात निकालें तो आ जाते हैं पुर्तगाली। कौन आ जाते हैं बेटा? पुर्तगाली लोग, या पुर्तगालियों द्वारा। समझ में आ गया? किनके द्वारा भाई? पुर्तगालियों द्वारा। याद रखना बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। कहाँ से भाई? भारत के कहाँ से भाई? विभिन्न क्षेत्रों से। लिखिएगा आप, है ना, एक बार आंसर लिख लेना, उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको, ना। तो भारत के कहाँ से बेटा? विभिन्न क्षेत्रों से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। और क्षेत्र का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, विशेषता कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश। कहाँ से भाई? उत्तर प्रदेश। और एक और राज्य आ जाता है, कौन सा? बिहार। इन दो राज्यों से तो सर्वाधिक। समझ में आ गया? तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, समझ में आ गया, विभिन्न क्षेत्रों से, याद रखना बेटा, किनको? विभिन्न क्षेत्रों से श्रमिकों को। किनको भाई? श्रमिकों को, है ना बेटा। यहाँ रखना कहाँ की ओर? श्रमिकों को कहाँ की ओर? मॉरिशस। क्या जाएगा भाई? मॉरिशस आ गया। मॉरिशस, एक तो आ गया मॉरिशस। इसके अलावा आ गया बेटा कैरिबियन देश। कौन सा आएगा भाई? कैरिबियन देश। मैंने आपको पहले बता दिया ये तो, है ना। तो भारतीय श्रमिकों को मॉरिशस, इसके अलावा कैरिबियन देश। कैरिबियन देश कौन कौन से हैं? कोष्टक में लिखना, है ना। एक तो आएगा बेटा ट्रिनिडाड, है ना, ट्रिनिडाड लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे, है ना। उसके बाद में अगला आएगा बेटा टोबैगो। कौन सा आएगा भाई? टोबैगो आ गया। वे गुयाना। कौन सा आएगा भाई? गुयाना। ये तीन कंट्री जो मैंने आपको लिखी है, ये तो है कैरिबियन देश। कौन से हैं? कैरिबियन देश। समझ में आ गया? तो भारतीय श्रमिकों को एक तो कहाँ की ओर बेटा? मॉरिशस। समझ में आ गया? मॉरिशस कहाँ की ओर? मॉरिशस। उसके अलावा कैरिबियन देश कौन कौन से? यहाँ तीन कंट्री निकाल देना, कौन कौन सी हैं? ट्रिनिडाड आ गया, टोबैगो और गुयाना। आगे लिखना बेटा वे फिजी। वे कहाँ? फिजी। वे दक्षिणी अफ्रीका की ओर। कहाँ की ओर बेटा? दक्षिणी अफ्रीका की ओर। दक्षिणी अफ्रीका की ओर लिखना बेटा कौन सा कृषि कार्य? रोपण कृषि कार्य। रोपण कृषि कार्य हेतु। यहां तक बता लो बेटा, है ना, कौन सा कार्य हेतु? रोपण कृषि कार्य हेतु, है ना बेटा। रोपण कृषि कार्य हेतु काई पर भेजा जाता था? अनुबंध पर भेजा जाता था। समझ में आ गया? अनुबंध पर भेजा जाता था, है ना, अनुबंध पर भेजा जाता था। यहां तक उतार लो। उसके बाद में आपको लिखना बेटा ऐसे सभी प्रवास।
समझ में आ गया बेटा, ऐसे सभी प्रवास, यहाँ नीचे लिख देना भले है ना, ऐसे सभी प्रवास, ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, कौन सा एक्ट, गिरमिट एक्ट, समझ में आ गया, समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आते थे। ऐसे सभी प्रवास किसके अंतर्गत आते थे, लिख दो सीधा सीधा, है ना, ऐसे सभी प्रवास गिरमिट एक्ट, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध काय के अंतर्गत आते थे बेटा, अनुबंध के अंतर्गत आते थे, समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आते थे। ये लो साहब, ये हो जाता है आपका भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है, समझ में आ गया। तो देखिए बेटा यहां है ना, आपको मैंने दो प्रश्न लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, है ना बेटा। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि उपनिवेश काल में, है ना, उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को काय के नाम से जाना जाता था, पहला प्रश्न, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बेटा, कौन सा एक्ट बनेगा, गिरमिट एक्ट। कौन सा बनेगा बेटा, गिरमिट एक्ट। क्लियर हुआ। उसके बाद में यहां प्रश्न ये है आपका ना कि यहां हमने सीधा ही प्रश्न बना दिया कि भैया भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है, प्रश्न ही बना दिया इसको, है ना। तो क्या प्रश्न बना दिया बेटा कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट क्या है, बन गया प्रश्न, समझ में आ गया। तो आंसर क्या निकालना है, सीधा सीधा है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि उपनिवेश काल में, कौन से काल में, उपनिवेश काल में अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और फ्रांसीसियों के द्वारा, समझ में आ गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, समझ में आ गया, किनको बेटा, श्रमिकों को, समझ में आ गया, कौन से कार्य में कार्य कराने हेतु, रोपण कृषि में कार्य कराने हेतु, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देख लेना बेटा ना, कौन से कार्य में, रोपण कृषि में क्या कराने हेतु बेटा, कार्य कराने हेतु, समझ में आ गया। विश्व के अन्यत्र देशों, जैसे मैंने आपको देशों के नाम भी लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख लेना बेटा, मॉरिशस, समझ में आ गया, मॉरिशस, मॉरिशस के अलावा कैरिबियन देशों, जैसे आ गया बेटा ट्रिनिडाड, क्या आ गया, ट्रिनिडाड, इसके अलावा टोबैगो, क्या आ गया बेटा, टोबैगो और गुयाना, इसके अलावा आगे भी लिखा हुआ मैंने आपको फिजी, और कहां भेजा गया, दक्षिण अफ्रीका की ओर क्या किया बेटा, भेजा गया, लेकिन काय पर भेजा गया, अनुबंध के आधार पर भेजा गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो प्रवास हुआ है, समझ में आ गया, इस तरह का जो आपको प्रवास देखने को मिला है, भारत के कहां से बेटा, विभिन्न क्षेत्रों से, समझ में आ गया, भारत के कहां से बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ये जो आपको प्रवास देखने को मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे होने वाले प्रवास, समझ में आ गया, नीचे में लिख दिया मैंने आपको, ऐसे सभी प्रवास, समझ में आ गया, एक काय के अंतर्गत आते थे, बोलिए बेटा, एक गिरमिट एक्ट, है ना, ऐसे होने वाले सभी प्रवास काय के अंतर्गत आते थे, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आते थे। ये जो आपका पूरा आंसर है बन जाता है, काय का बन जाता है कि इसे ही याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट कहा जाता है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, है ना। उतार लो बेटा, आंसर उतारते रहना, और आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ते भी रहें, है ना, पढ़ते भी रहें, क्योंकि आपका सिलेबस देखो बेटा ऑनलाइन ही चल रहा है ना, ऑनलाइन ही चल रही है क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से भी आपका सिलेबस आगे ही बढ़ रहा है, पीछे तो हम जाने से रहे, समझ में आ गया, आगे ही बढ़ रहे हैं हम, समझ में आ गया। तो नोटबुक बना कर रखें हम, समझ में आ गया, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मैं कहने का मतलब पीछे रहने की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया, आगे चलना है, मुझे आगे आपको चलना है, मेरा कहने का मतलब आपको लगभग मेरे साथ चलना है, जहाँ तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है वहाँ तक आपको हर हाल में अपनी जो नोटबुक है वहाँ उसमें ऐड करना है आपको, समझ में आ गया, ऐड करते हुए आप उसको बेटा रिवाइज भी करना है आपको, ये सबसे बड़ी बात है, समझ में आ गया, आपको उसको रिवाइज भी करना है, आपको उसको पीछे से अध्ययन करते हुए भी लाना है, समझ में आ गया, क्योंकि टॉपिक आपके चल रहे हैं आगे, है ना, तो आपको अध्ययन बिल्कुल लगातार करते रहना है, समझ में आ गया। मैं यहाँ से अपना काम बखूबी कर ही रहा हूँ बेटा, है ना, आपको अपनी ड्यूटी भी संभाल के रखनी है, समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो यहाँ प्रवास का हमारा जो चैप्टर चला हुआ है ना, तो प्रवास में यह आ गया कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को उपनिवेश काल में काय के नाम से जाना जाता था, गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अगला प्रश्न हमने ये बना दिया कि परिभाषा ही पूछ ली, काय की कि भैया ये भारतीय उत्प्रवास अधिनियम जो गिरमिट एक्ट है ये क्या है, ये क्या है, समझ में आ गया। और आंसर आपको मैंने निकाल के बता दिया बेटा कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के द्वारा भारत के कहां से बेटा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, समझ में आ गया, श्रमिकों को याद रखना बेटा, कहां की ओर, मॉरिशस, या कहूं तो बेटा कैरिबियन देशों जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो, और कहां की ओर बेटा, गुयाना, वह कहां की ओर बेटा, फिजी, वह दक्षिण अफ्रीका की ओर ले जाया जाता था। और कौन सा कृषि कार्य कराने हेतु, रोपण कृषि कार्य कराने हेतु इनको एक अनुबंध के तौर पर भेजा जाता था, या कहें तो अनुबंध के तौर पर यहां से ले जाया जाता था, समझ में आ गया, अनुबंध आ गया, नाम आ गया अनुबंध। अच्छा साहब, इसके बाद में एक छोटी सी डेफिनेशन निकालनी है आपको, है ना, ऐसे सभी प्रकार के जो क्या होते थे बेटा, ऐसे सभी प्रकार के प्रवास ही याद रखना बेटा,
यानी कि काय के अंतर्गत आते थे, गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के अंतर्गत आते थे। तो यही पूरा जो आपका है बेटा आंसर बन जाता है। इसे ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट कहा जाता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न देखना बेटा, आपका प्रश्न बन जाता है कि मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून, है ना। लिखो, मैं बोल देता हूं आपको, मेघालय में, कौन से राज्य में, मेघालय में उतारना, है ना प्रश्न। मेघालय में स्त्री, मेघालय में स्त्री विवाह, मेघालय में उतार लो, है ना आराम से, मैं ब्लैक बोर्ड क्लियर कर देता हूं। मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून, ठीक है, उतारो प्रश्न। मेघालय में उतारो बेटा कि मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है ना। मेघालय में कहां पे बेटा, मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्या है बेटा, भिन्न है। स्पष्ट कीजिए, क्या कीजिए भाई, स्पष्ट कीजिए। अब शायद आपको याद आ रहा होगा, है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर चलते चलते वैसे ही बता दिया था, है ना, बताया था मैंने आपको। याद कीजिए ढंग से, पिछली वीडियो ढंग से पढ़ी होगी तो आपने, है ना, ढंग से उसको फॉलो किया होगा वीडियो को, तो है ना, तो आपने सुना होगा मैंने कहीं ना कहीं मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून की बात की थी। बात समझ में आ गया। लेकिन मैं फिर भी आज क्या करूंगा, आंसर आपको लिख ही दूंगा। आपने पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको लिख दूंगा, है ना। लेकिन पहले समझा देता हूं इसको, है ना, कि मेघालय में ना बेटा, कौन से राज्य में, मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है ना। लेकिन भारत में यार बेटा, भारत के अधिकांश राज्यों में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि भारत के अधिकांश राज्यों में ये होता है बेटा कि एक स्त्री के विवाह के बाद, है ना, स्त्री को अपने विवाह के बाद या विवाह के उपरांत, बात एक ही है, समझ में आ गया। याद रखना, इसे अपने कहाँ जाना होता है, अपने पति के घर जाना होता है। काय के उपरांत, विवाह के उपरांत स्त्री को अपने कहाँ जा करके रहना होता है, अपने पति के घर जो है जा करके रहना होता है। जबकि इस मामले में, समझ में आ गया, इस मामले में बात करें तो बेटा मेघालय राज्य जो है अन्य राज्यों से क्या है, भिन्न है। समझ में आ गया। काय के मामले में, स्त्री विवाह प्रवास कानून के मामले में मेघालय राज्य भारत के अन्य राज्यों से क्या है बेटा, भिन्न है। बात समझ में आ गई, क्यों भिन्न है, क्योंकि मेघालय राज्य में क्या होता है, याद रखना बेटा, किसके बाद, विवाह के उपरांत। समझ में आ गया, विवाह के उपरांत, याद रखना बेटा, किसको, पति को। समझ में आ गया, किसके घर, अपनी पत्नी के घर जाकर के रहना होता है। बताओ भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। अरे स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। समझ में आ गया, आगे निकालिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि कौन से राज्य में, है ना, भारत के मेघालय राज्य में। समझ में आ गया। यहाँ निवास करने वाली जनजातियां हैं कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतियां, बताया था ना। जिन जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में अपने स्वयं के क्या चलते हैं, नियम चलते हैं। समझ में आ गया, जिनकी सामाजिक परंपराओं में अपने स्वयं के क्या चलते हैं, नियम चलते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक, बोलो, अपने स्वयं के क्या चलते हैं, नियम चलते हैं, है ना। तो मेघालय में अधिकांशतः जो परिवार पाए जाते हैं वो महिला प्रधान परिवार पाए जाते हैं। समझ में आ गया, महिला प्रधान परिवार पाए जाते हैं। और बात आती है जब काय की, पारिवारिक संपत्ति की, है ना, तो पारिवारिक संपत्ति के जो स्वामित्व का जो क्या निकल के आता है, उत्तराधिकार निकल कर आता है। तो मेरे कहने का मतलब, पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व का क्या, उत्तराधिकार भी किसकी मृत्यु के बाद, मां की मृत्यु के बाद किसको प्राप्त होता है, पुत्री को प्राप्त होता है, जो कि अन्य राज्यों से भी क्या है, भिन्न है। समझ में आ गया। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद में जो भी संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकार कौन होता है, उसका पुत्र होता है। जबकि यहां मैंने क्या कहा आपको, यहां मैंने आपको क्या कहा, क्या रखना बेटा, मां की मृत्यु के बाद। समझ में आ गया, पारिवारिक संपत्ति का जो स्वामित्व है उसका उत्तराधिकार किसके पास जाता है, मां की मृत्यु के बाद में पुत्री को जाता है। कौन से राज्य में, मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में बेटा, मेघालय राज्य में। ठीक है, ये है इसका आंसर, लिखा देता हूं मैं आपको, लिखना बेटा। भारत में अधिकांश राज्यों में, लिख लो आंसर, है ना, भारत में कैसे राज्यों में बेटा, अधिकांश राज्यों में, भारत में अधिकांश राज्यों में, भारत में अधिकांश राज्यों में याद रखना बेटा, किनको, स्त्रियों को विवाह के उपरांत, किसके उपरांत बेटा, विवाह के उपरांत
ठीक है। किसके उपरांत बेटा? विवाह के उपरांत अपने पति के घर जाकर रहना होता है, ठीक है ना। नॉर्मल बात है, तो ये ऐसी ही प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गया कि अधिकांश महिलाएं जो हैं विवाह के बाद में अपने पति के घर ही जाती हैं। समझ में आ गया। जबकि हमारी परंपरा में कहीं भी ऐसा नहीं चलता है कि पति जो है कहाँ जाता है? अपनी पत्नी के घर जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, तो उसके बाद में क्या लिखा आपने बेटा? भारत में अधिकांश राज्यों में स्त्रियों को विवाह के क्या बेटा? उपरांत, है ना, अपने कहाँ पे बेटा? अपने पति के घर जो है जाकर के रहना होता है। जबकि आगे लिखो बेटा, जबकि मेघालय राज्य, जबकि कौन सा राज्य? मेघालय राज्य इन सभी राज्यों से समझ में आ गया। जबकि कौन सा राज्य? मेघालय राज्य इन सभी राज्यों से, समझ में आ गया, क्या है बेटा? भिन्न है। जबकि मेघालय राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, समझ में आ गया, कैसे लिख दो ना, जबकि मेघालय राज्य इन सभी राज्यों से भिन्न है क्योंकि लिखना बेटा, क्योंकि मेघालय में, क्योंकि कहाँ पे बेटा? मेघालय में, समझ में आ गया, मेघालय में स्त्रियां किसके उपरांत? विवाह के उपरांत। किसके उपरांत? विवाह के उपरांत। मेघालय में स्त्रियां किसके उपरांत? विवाह के उपरांत, है ना। मेघालय में स्त्रियां जो है विवाह के उपरांत, यहाँ आपको जानना होगा बेटा, कहाँ नहीं जाती हैं? पति के घर नहीं जाती हैं। तो क्या होता है? क्या रखना बेटा? जबकि मेघालय राज्य इन सभी राज्यों से क्या है बेटा? भिन्न है। क्योंकि मेघालय में याद रखना बेटा, किसके उपरांत? स्त्रियां जो है विवाह के उपरांत। लिख देना बेटा, कहाँ नहीं जाती हैं? पति के घर नहीं जाती हैं, बल्कि, अब लिख देना बात है ना, बल्कि, है ना, किसको भाई? बल्कि पति को ही लिख देना बेटा। आगे किसके घर? पत्नी के घर। किसके घर? पत्नी के घर आकर क्या करना होता है? रहना होता है। यहाँ तक बता रहा हूँ। आगे देखना बेटा, पैराग्राफ चेंज कर देना भले आप ना। मेघालय, आगे लिखना बेटा, क्योंकि मेघालय राज्य में निवासित, क्योंकि मेघालय राज्य में निवासित कौन कौन सी? गारो, कौन सी जाएगी बेटा? गारो के अलावा आ गया खासी के अलावा आ जाएगा जैंतिया। क्या जाएगा बेटा? जैंतिया। तो उतारो बेटा, क्या उतारना है? क्योंकि मेघालय राज्य में निवासित कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है ना। गारो, खासी और जैंतिया नामक जनजातियों, मैं लिख रहा हूँ आपको उतारते चलना ना। नामक जनजातियों की, याद रखना बेटा, कौन सी परंपराओं में? सामाजिक परंपराओं में, है ना। जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में, है ना, जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में, ठीक है ना। तो याद रखना, आगे क्या उतार लिया बेटा आपने? नामक जनजातियों की सामाजिक परंपराओं में, ठीक है ना। परंपराओं में याद रखना बेटा, इनके अपने क्या चलते हैं? इनके अपने क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। उतारना बेटा ना, इनके अपने क्या चलते हैं? नियम चलते हैं, ठीक है। इनके अपने क्या चलते हैं बेटा? नियम चलते हैं। लिखना आगे, यहाँ अधिकांशतः, आगे लिखना बात क्या लिखनी है ना, यहाँ अधिकांशतः, समझ में आ गया। यहाँ अधिकांशतः महिला प्रधान, कैसे प्रधान? महिला प्रधान परिवार पाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में हमें एक पंक्ति और लिखनी है। क्या लिखनी है? ध्यान देना है ना, क्या लिख दिया मैंने आपको? यहाँ अधिकांशतः महिला प्रधान परिवार पाए जाते हैं। और एक चीज और हमें जो लिखनी है, लिखना बेटा पारिवारिक संपत्ति। कौन सी संपत्ति? पारिवारिक संपत्ति के, याद रखना बेटा, स्वामित्व, पारिवारिक संपत्ति के स्वामित्व का
पारिवारिक संपत्ति की स्वामित्व का क्या बेटा उत्तराधिकार ध्यान रखना बेटा माँ की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? माँ की मृत्यु के बाद, है ना, माँ की मृत्यु के बाद लिख देना बेटा किसको प्राप्त होता है? पुत्री को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है बेटा? पुत्री को प्राप्त होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक उतार लें बेटा, आप उतार लो बेटा यहाँ तक। तो मेघालय में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि भारत के जो मेघालय के अलावा जितने भी और अन्य राज्य हैं वहां तो क्या होता है कि यार रखना बेटा स्त्रियों को अपने विवाह के उपरांत समझ में आ गया अपने पति के घर जो है जाकर के रहना होता है, जबकि मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यार रखना बेटा विवाह के उपरांत, किसके उपरांत? विवाह के उपरांत किसको बेटा? पति को। किसको? पति को ही अपने कहां पे जाकर रहना होता है? पत्नी के घर जो है जाकर के रहना होता है। समझ में आ गया? इसके अलावा मेघालय राज्य में, कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में, है ना, ये मेघालय राज्य है। समझ में आ गया? बांग्लादेश के जस्ट ऊपर। समझ में आ गया? और इस मेघालय राज्य में याद रखना बेटा यहाँ गारो खासी और जयंतिया नामक जनजातियां जो होती हैं इनकी अपनी सामाजिक परंपराओं में, किनमें बेटा? इनकी अपनी सामाजिक परंपराओं में अपने क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में मैंने आपको कहा कि यहाँ अधिकांश याद रखना बेटा कैसे प्रधान परिवार मिलते हैं? महिला प्रधान परिवार मिलते हैं। साथ में साथ याद रखना बेटा कौन सी संपत्ति पर? पारिवारिक संपत्ति पर, है ना। जब बात आती है स्वामित्व के उत्तराधिकार की, समझ में आ गया, तो स्वामित्व का उत्तराधिकार भी याद रखना बेटा यहाँ माँ की मृत्यु के बाद में किसको प्राप्त होता है? पुत्री को प्राप्त होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो इसीलिए जब आप ये पूरा प्रश्न का आंसर पढ़ लोगे, लिख लोगे और समझ लोगे, तब जाकर के आपका ये प्रश्न का आंसर क्लियर हो जाता है बेटा। क्या कि मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून जो है कैसा पाया जाता है? भिन्न पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए बेटा आपको जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं बेटा, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां से सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या देखी जाती है। समझ में आ गया? भारत से होने वाला उत्प्रवास जो है विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? लगभग 110 देशों में, है ना। और कितने लाख लोगों ने, सॉरी कितने करोड़ व्यक्तियों ने? 2 करोड़ व्यक्तियों ने। समझ में आ गया? लगभग विश्व के कितने देशों में? याद रखना बेटा 110 देशों में क्या किया है? प्रवास किया है। समझ में आ गया? यानी तो भारत से होने वाला क्या बेटा? भारत से होने वाला प्रवास जो है विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? 110 देशों में फैला हुआ है। बात यहां तक भी आ गई? आ गई? इसके अलावा मैंने आपको बता दिया बेटा कि उपनिवेश काल में, कौन से काल में जी? उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा, है ना, भारतीय श्रमिकों को याद रखना बेटा विदेशों में कौन सा कार्य करने हेतु भेजा गया था? रोपण कृषि कार्य में याद रखना बेटा कार्य करने हेतु भेजा गया था। ठीक है, तो हमारा याद रखना बेटा ये चैप्टर चला हुआ है प्रवास, प्रवास के कारण, प्रवास के प्रकार और प्रवास के परिणाम। ठीक है, पिछली नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको कहां तक प्रवास में कराया था वहां तक आप उतार लेना। समझ में आ गया? और आज जो आपको ये वीडियो मैंने यहाँ समझ में आ गया आपके लिए प्रवास के लिए बनाई हुई है, क्या क्या प्रश्न मैंने आपको यहाँ उठा करके समझाए, समझ में आ गया? इन प्रश्नों को भी आप अपनी बेटा यार रखना नोटबुक फेयर कॉपी के अंदर उतार लेना। ठीक है ना बेटा? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ना बेटा। घर रहें, स्वस्थ रहें, कोविड के नियमों का जरूर पालन करते रहें ना बेटा जी। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं बेटा अगला वीडियो जो है हम आपको लेकर आएंगे, है ना, शीघ्र ही जल्दी लेकर आएंगे, है ना। चैप्टर अपना चला हुआ ऑलरेडी और चलेगा आगे, है ना बेटा। ठीक है बेटा, टेक केयर आप सभी को।